एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ पर कंप्लीट एनसीएफ डिस्कस करेंगे। सीटेट हो या DSSB जैसा एग्जाम हो जिसमें पेडागॉजी आती है, आपके लिए एनसीएफ उसका बेस है। एनसीएफ को अच्छे से समझकर आप पेडागॉजी के कोई भी क्वेश्चन हो उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कि एनसीएफ मेन है क्या। ये एक दस्तावेज है जिसमें एनसीईआरटी द्वारा मेन गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, टीचर स्टूडेंट के बीच में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आपका करिकुलम पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, स्कूल का परिवेश कैसा होना चाहिए। इन सारी प्रमुख बातों को एनसीएफ के अंतर्गत बताया गया है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि 2005 से पहले भी तो एनसीएफ आया होगा, तो सबसे पहला एनसीएफ कब आया? तो याद रखिएगा 1975 में। उसके बाद दूसरा आया था 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथे नंबर का एनसीएफ आपका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये आया था। अब देखते हैं इसमें है क्या कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु तो ये एक दस्तावेज है जिसका उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। अब देखिएगा, ये जो भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हैं, ये एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं कि एनसीएफ का बेस लिया कहाँ से गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का निबंध सभ्यता और प्रगति से ही इसका उद्धरण हुआ है। प्लस 1992-1993 के बीच में यशपाल समिति आई थी, शिक्षा बिना बोझ के, जिसमें बताया गया था, उसको भी मेन आधार लेकर आपकी एनसीएफ की प्रमुख गाइडलाइंस को बनाया गया है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। सृजनात्मकता से मतलब कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी द्वारा कुछ नया कैसे सोच सकते हैं, नया कैसे कर सकते हैं, मीन्स बच्चों को हमें क्रिएटिव बनाना है, इस चीज पर मेन फोकस किया गया है। अब देखिएगा क्रिएटिव कैसे, तो एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि जो आपका एनसीएफ है वो मेन रचनावाद को बताता है। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स कि बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, वो इस चीज को याद रखिएगा। एनसीएफ मेन रचनावाद पर जोर देता है। अब देखिएगा, यह विद्यालय का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। अब देखिएगा, ये फिर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में चुना गया, ये ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि किस मंत्रालय में के उस पहल पर था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। अब देखिएगा, ये हमने समझा कि एनसीएफ लिया कहाँ से गया है, एनसीएफ मेन है क्या, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। आप एक बार जब पूरा एनसीएफ पढ़ लेते हैं, यकीन मानिएगा आप सीटेट के एग्जाम को 70% तक समझ लीजिए कि आपका उसका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब एनसीएफ में मेन हमारे 5 सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत बताए गए। सिद्धांत मतलब कि ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये पूरे एनसीएफ का निचोड़ है, इनको आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एक ओवरऑल मिल जाएगा कि हाँ एनसीएफ में इन सारी चीजों पे वर्क किया गया है। तो देखिएगा, फर्स्ट है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। मीन्स बच्चे को आपको स्कूल में या जो बुकिस्ट नॉलेज तक मेन नहीं रखना है। अगर आप उसे ताजमहल बता रहे हैं तो आप उसे दिखाइए कि बेटा ये ताजमहल है, आगरा में है, ऐसे बना है। कोई भी चीज, जैसे आपको बच्चे को कोई पोयम बतानी है तो उसे एक्टिविटी करके दिखाइए। आप ईवीएस बता रहे हैं तो बच्चे को आप एक होमवर्क में दीजिए, उसके लिए एक गतिविधि दीजिए कि जाओ बेटा घर से अपने आसपास के पेड़ हैं, ये चीजें हैं, वहां से ये चीज सीख के लाना। तो ओवरऑल आपको बुकिस्ट नॉलेज नहीं देनी है, रटंत विद्या नहीं देनी है। बच्चे को जो भी बताना है वो आपके उसके बाहरी वातावरण या वास्तविक जीवन से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर हम देखेंगे पॉइंट है हमारा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त। जैसा कि अभी हमने समझा कि बच्चे को हमें रटाना नहीं है, वैसे भी बोला गया है रटंत विद्या फलंत नाही, मीन्स रटा हुआ बच्चे के दिमाग में कितनी देर तक चलेगा, वो भूल जाएगा। तो उसके अंदर हमें एक क्रिएटिविटी, एक समझ विकसित करनी है कि वो चीज़ों को समझे। जो बुक में बताया जा रहा है, जो आप उसके साथ में पाठ्य चर्चा कर रहे हैं, उससे उसकी समझ विकसित हो, ना कि वो सिर्फ रटे। फिर देखिएगा पाठ्य चर्चा
पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। सेम जैसे आपने कोई लेसन पढ़ाया, कोई सिलेबस पढ़ाया, तो वो सिर्फ बुक तक सीमित ना रह जाए, बच्चा उसे बाहरी परिवेश से भी जोड़ सके। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे बनाया जाए। जो भी आप क्लासरूम एक्टिविटीज कराते हैं उसे विभिन्न प्रकार की क्या मेन गतिविधियों से जोड़ा जाए। आप बच्चे को रोल मॉडल के हिसाब से समझाइए, उसे कोई नुक्कड़ नाटक है, कोई आप प्ले करवा सकते हैं पोयम के हिसाब से। इस तरीके से बच्चे को तैयार करिए, ना कि उसे सिर्फ कक्षा के अंदर सिर्फ एक दो चीजें करवा कर ही उसे बुक तक ही सीमित कर दीजिए। देखिए ये पूरे पॉइंट्स क्लियर करके मेन जो मुख्य तत्व है प्लस एनसीएफ में पर एक सब्जेक्ट को कैसे डिस्कस किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपकी एसएसटी हो, इन सबको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मीन्स सिर्फ बच्चे को आपको एक अपना सिलेबस, एक बुक का पूरा सब कंप्लीट करा के सिर्फ इतना ही आपका दायित्व नहीं है। एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, आप बच्चे को राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आप उसमें कैसे मोरालिटी, कैसे नैतिकता को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के साथ में इसे शेयर करें और लाइक करें। फिर देखिएगा 3 पिलर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया डिस्क्राइब्ड बाय पी नायक। जो पी नायक है हमारे फिलोसफर, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को हमारे भारत देश में 3 तरीके से बताया है। फर्स्ट है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में समानता। किसी भी बच्चे को हम उसके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभाजित नहीं करेंगे। हमारे लिए प्रत्येक बालक बालिका एक समान है। जैसे एक होता है ना कि पूर्वानुमान लगाते हैं कि पुरुष तो महिलाओं से एक कदम आगे रहते, मीन्स इस तरीके की हमें बालक बालिका में या फिर कौन किस धर्म से बिलोंग करता, इस पर बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं जाना। एज ए टीचर हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं। फिर देखिएगा क्वालिटी। हमें बच्चे को गुणात्मक शिक्षा देनी है। मीन्स जो हम बच्चे को बता रहे हैं उसको वो किस हिसाब से खुद में समाहित कर रहा है, डेवलप कर रहा है, कौन से गुण उसके द्वारा विकसित हो रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा हमें बच्चे को प्रोवाइड करनी है। प्लस क्वांटिटी, जो बच्चे की शिक्षा हो मात्रात्मक रूप में भी हो। जैसे अगर बच्चा, जो बालक है हमारा, वो क्लास 8th का है, तो उसको हम 8th के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, उसका इंटरेस्ट समझेंगे। ये नहीं है कि स्टूडेंट हमारा 8th में है तो हम उसे 4th क्लास का बता रहे हैं, या स्टूडेंट हमारा 5th क्लास में है तो उसे 7th क्लास के हिसाब से डील कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा नहीं देनी है। हमें इक्वेलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बच्चे को समझाना है। अब देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक एक चीज यहाँ से निकल कर आती है। बच्चे को क्या कैसे सिखाएंगे, तो देखिएगा बालक सक्रिय है। एक बात बिल्कुल आप ध्यान दे दीजिए कि बच्चा हमारा केंद्र में होगा। हमें चाइल्ड को क्या है अपना सेंटर में रख कर फिर ये सारी चीजें समझनी है। तो बालक आपका सक्रिय रूप में रहेगा। वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। देखिए बोला गया ना कि बालक को आपको इससे पहले, अगर आपने जो मैराथन क्लासेज है, मैंने सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस प्लस सीटेट क्रॉस करने की आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, ये सारे वीडियो बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर एक बार विजिट जरूर करिएगा। फिर बालक आपका सक्रिय रूप में है। आपको बच्चे को कोई चीज सटीक नहीं सिखानी है कि नहीं बेटा ये ऐसे होता है तो ऐसे ही याद कर लो, ऐसे समझो, नहीं। वो बच्चा है, वो सीखेगा तो गलतियां भी करेगा। आपको उसकी गलतियों को स्वीकार करना है, उसमें सुधार करना है, ना कि उन गलतियों को आपको उसको पिंच नहीं करना है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और नई नई चीजें, जैसा कि बताया कि एनसीएफ हमारा रचनावाद पर आधारित है, तो ये नई चीजें सीखना बालक लर्निंग बाय डूइंग खुद से करें। फिर है सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। जो बालक कर रहा है उसे समाज से, अपने सांस्कृतिक चीजों से भी जोड़ सके। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुनाशन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। मीन्स कि बच्चा डरे ना। देखिए आपको बच्चे के साथ में ये चीज याद रखिए कि कोई भी ऐसा अपना ध्यान नहीं ले जाना, ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे बच्चे को परेशानी हो।
हो। बच्चे के साथ में एक फ्रेंडली फेमिलियर माहौल आपको एज ए टीचर प्रोवाइड करना है। उसे क्लासरूम भी ऐसे रखना है, स्कूल का पूरा माहौल ऐसे रखना है कि बच्चे को जो समस्या हो वो आपसे कह सके। वो डरेगा ही तो उसके किसी भी काम को न करने के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो आप कैसे समझेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, यहाँ पे होगा माना जाए। उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। फिर वही चीज है कि बच्चे को आपको सेंटर में लेके चलना है, घर से, पड़ोसियों के बीच में, समाज में, स्कूल में, और आपकी नजरों में बालक की वैल्यू होनी चाहिए। आप उसे मेन मानेंगे। उसकी जो भाषा है, जो नेटिव लैंग्वेज है, हम यहाँ पे वो भी देखेंगे कि त्रिसूत्री भाषा का दिया है। तो उसकी आपकी जो मातृभाषा है उसको आपको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि बच्चा है वो एकदम से आप जो लैंग्वेज चाहेंगे उसे अडॉप्ट नहीं करेगा। तो पहले उसकी जिस भाषा में समझ है, आप उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं में, मीन्स आपको मल्टीलिंगुअल क्लासेस प्रोवाइड करनी है कि बच्चा ये भी जो उसकी मातृभाषा है वो भी सीखे, प्लस जो हमारे देश में भाषाएं और भी प्रचलित हैं 22 भाषाओं में से, वो 2-3 भाषाओं को और भी बाइलिंगुअल चीज़ें समझने की कोशिश करें। अब देखिएगा जो ये त्रिसूत्री वकालत है, मिस एनसीएफ हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि त्रिसूत्री भाषा का क्या बारे में बताया गया, कौन सा सूत्र है। तो देखिएगा जो आपकी फर्स्ट है वो मातृभाषा है, कौन सी, फर्स्ट आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मीन्स जो भी बालक जिस भी क्षेत्र में साउथ से है तो वहाँ की उसकी कौन सी भाषा है उसको। फिर सेकेंड पे अगर वो हिंदी से रिलेटेड क्षेत्र है तो आप हिंदी को रखेंगे, और थर्ड में इंग्लिश, मीन्स आपकी फर्स्ट होगी मातृभाषा, फिर हिंदी, और फिर अगर वो बहुभाषी क्षेत्र है तो फिर वहाँ पर इंग्लिश। ये 3 आपके जो त्रिभाषा सूत्र हैं वो एनसीएफ में दिए गए हैं, याद रखिएगा। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो कौन से आपके LSRW इन 4 कौशलों की बात की गई है, याद रखिएगा। जैसा कि मैंने CDP मैराथन में बताया है कि ये जो आपके कौशल हैं ये जरूरी नहीं है कि एक एक करके हो। बालक बोलना सीखता है तो बालक सुनना सीखता है, तो ये चीजें साथ में भी होती हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मीन्स आपका देखिए एनसीएफ ने सब कुछ कंप्लीट बताया है कि कैसे शिक्षण विधि होनी चाहिए, आपका कैसा बिहेवियर होनी चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। शिक्षण सूत्र कौन कि पहले बालक को जो चीजें पता हैं, जो चीजें बालक ने कभी देखी, सुनी नहीं, जानी नहीं बच्चे ने, आप एकदम से उस चीज को बताने लगेंगे तो बालक क्या होगा, बच्चा रिलेट नहीं करेगा। तो जैसे आपको A फॉर एप्पल बताना है तो आप डायरेक्ट बोल देंगे बेटा ये एप्पल है, वो नहीं समझेगा। आप बालक को सेब, अगर वो सेब है तो सेब दिखाइए, सेब भी नहीं। अगर वो लाल रंग जानता है ना, एक टमाटर से ही लाल रंग जानता है, तो आप उसे लाल रंग, फिर सेब, फिर उसे एप्पल तक ले जाइए। मीन्स ज्ञात से अज्ञात की ओर जाइए, मूर्त से अमूर्त चीजें, पहले जो चीजें बालक देख सकता है उनके बारे में बताइए, फिर जो नहीं भी हैं, दिख नहीं रही है लेकिन उन तक सोच सकता है, फिर आप बालक को ऐसे ले जाइए। तो आप जैसे बालक से बोलेंगे ना कि बेटा दिल्ली दूर है, या फिर मतलब दिल्ली पास में, या जो सूरज चंद्रमा, मान लीजिए कि चंद्रमा मामा है वो पास में, तो बच्चे ने दिल्ली तो नहीं देखी है तो वो दिल्ली को दूरी बताएगा, चंद्रमा को वो पास बताएगा। क्यों? क्योंकि वो देख सकता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे अपनी बड़ी क्लासेस में जाएगा तब तो वो समझेगा कि नहीं, अच्छा ये हमारे आकाश में इतनी डिस्टेंस होती है इसकी अर्थ से। तो आपको बालक को ऐसे करके समझाना है। फिर देखिएगा पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। ये आपके सीटेट के पेपर में कई बार वर्ड मिलेगा कि पनिशमेंट एंड रिवार्ड क्या, मीन्स बच्चे को प्रोत्साहित करिए कि वो कोई चीज कर रहा है तो उसको आप पुरस्कार दीजिए, प्लस पनिशमेंट से बचिए। बालक को आपको डराना नहीं है, मेन बालक को आपको एक सहज स्वभाव में ही हैंडल करना है। सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो सहशैक्षिक गतिविधियां मीन्स टाइम टू टाइम, आप देखिए सतत मूल्यांकन पढ़िएगा, व्यापक मूल्यांकन पढ़िएगा, बाहरी परिवेश पढ़िएगा, तो बालक के बारे में हम उनके पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे, टाइम टू टाइम मिलेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना बच्चा स्कूल में हमारे साथ कैसा है, घर में कैसा है, वो क्या सोच पा रहा है, क्या करना चाहता है। तो हम एनसीएफ ने बताया है कि अभिभावकों का भी साथ में जुड़ना जरूरी है। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है।
संदर्भ बच्चों के जीवन के अनुभव से। अब देखिएगा कि वैसे भी कहा गया है, यशपाल समिति ने कहा शिक्षा बिना बोझ के। ऐसा नहीं है कि आपका पता चला कक्षा फर्स्ट का बच्चा है, वो इतना बड़ा बैग लेकर जा रहा है, अपने भी वेट से उसके बैग का वजन ज़्यादा है, प्लस वो सीख कुछ नहीं पा रहा है। तो बच्चे को आपको बर्डन नहीं डालना है, उसकी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार वो जो जितना सीख सकता है उसी के हिसाब से उसे बताना है, जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, प्लस कॉन्टेक्स्ट के रूप में, संदर्भ के रूप में आपको बच्चे को समझाना है, मीन्स रटवाना नहीं है। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। फिर वही चीज कि बच्चे की जो क्षमता है, जो उसका आईक्यू, जो उसका मानसिक स्तर है, उस हिसाब से हम बच्चे को डील करेंगे। बच्चा हमारे साथ अगर 12 साल का है तो आप उसे 17-18 साल के हिसाब से उसके साथ में बातें नहीं, उसे डील नहीं करेंगे। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन है, शिक्षा बिना बोझ के, जिसे यशपाल समिति 1992 से 93 में जो आई थी बताया गया। बालक के चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित। इसमें बालक का क्या मेन जो ओवरऑल एनसीएफ का निचोड़ निकलता है वो यही बताता है कि भले ही वो टीचर से हो, क्लासरूम से, स्कूल से हो, पेरेंट्स से हो, बाह्य वातावरण से हो, लेकिन हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसका चहुमुखी विकास करना है। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। जो भी हमारे सभी विद्यार्थी हैं उनको हमें एक साथ पढ़ाना है, एक साथ जोड़कर रखना है। अब देखिएगा सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तत्व, कुछ ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि देखिए आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद एनसीएफ को आपको कहीं और से बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बना लीजिए, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य, ये याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आता कि 1 लाइन में आप मेन ऑब्जेक्टिव बताइए। आपको 4 दे देगा, 4 में से 3 नहीं होंगे, ये 1 लाइन होगी, तो आपको ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से हमें जोड़ना है। फिर देखिएगा रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। ये बार बार बात हो रही है कि हमें रोड सिस्टम बच्चे को नहीं देना है। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का हमें उपयोग करना है। अब वो विषय सामग्री या फिर आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेंगे, ऑडियो क्लिप लीजिए, वीडियो लीजिए, प्लस चार्ट लीजिए, बच्चे को कोई गतिविधि करके बताइए, ये सारी चीज़ें एनसीएफ में बताई गई हैं जो हमें एज अ टीचर यूज़ करनी है। फिर देखिएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? एनसीईआरटी द्वारा, और इसे 22 भाषाओं में दी गई। अब देखिएगा आपकी इसका कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया था, प्लस इसका कार्य निदेशक किसने किया था? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी है। एक चीज यहाँ से आप याद रखिएगा कि टैग वर्ड है अवसर। आपको ये जहाँ कहीं भी सीटेट के पेपर में मिले, अगर विद्यार्थी को अवसर देने की बात हो रही हो तो आप उसी ऑप्शन को सही समझिएगा। प्लस देखिएगा कि विद्यार्थी अपनी क्षमता और कौशल के होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए। यहाँ से कहने का मतलब है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक बालक अपने आप में भिन्न है, मीन्स उसके अपने जो यूनिकनेस है, उसकी अपनी क्षमता है, तो उसको देखते हुए हमें बच्चे को उस हिसाब से तैयार करना है। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त करना होगा जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। मीन्स आपको किसी तरीके का भेदभाव यहाँ पर नहीं करना। अब हम एक एक सब्जेक्ट देखेंगे कि एनसीएफ में किस सब्जेक्ट को लेकर कैसे हमें शिक्षा प्रोवाइड करनी है बताया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव, अब आप देखिएगा कि मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया, इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। एज पर एनसीएफ 2005 वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना,
समस्या समाधान का कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, प्लस बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय करना, तो गणितीयकरण करना। अब देखिएगा बच्चे को आपको संख्या तो समझानी है, बतानी है, और फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल भी बच्चा होना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों का समावेश एनसीएफ में सीधी सीधी लाइन लिखी गई है मैथ सब्जेक्ट के बारे में कि बच्चे को हमें ऐसी मैथ सिखानी है कि उसका संपूर्ण गणितीयकरण हो सके, जो बच्चे की थिंकिंग है, जो चिंतन है, वो लॉजिकल थिंकिंग कर सके। तो बच्चा क्या है, पूरे तरीके से उसका समावेश जो है वो पूरा गणितीयकरण उसका हो सके। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एज इट इज़ एनसीएफ में लाइन बोली गई है मैथ सब्जेक्ट के बारे में। अब आगे देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य। तो देखिएगा जो आपका मैथ्स है वो आपका तर्क से जुड़ा हुआ है, ईवीएस साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट जो हैं वो आपके व्यवहारात्मक रूप में हैं, बी मीन्स आपके व्यवहार से जुड़े हुए हैं, प्लस जो आपका इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी आ जाती है, ये भाषाई कौशल से जुड़े सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा। राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके, मीन्स जो बच्चा है वो राष्ट्र या समाज में जो उसके एक सामाजिक चुनौतियां आती हैं उनसे भी वो जूझने में, उनसे भी वो बाहर निकलने में सक्षम हो सके, ऐसे शिक्षा हमें उसे प्रोवाइड करनी है, ऐसा उसे व्यवहारिक कौशल बनाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करे, प्लस साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज सुपरिचित अनुभवों के आधार पर समझें। आपको ये चीज़ याद ध्यान रखनी है कि ईवीएस साइंस एसएसटी के तौर पे हम बच्चे को क्रिएटिव बनाएं, प्लस उसे कई एक्टिविटीज़ कराएं। ईवीएस के लिए उसका जो आपका ज्ञान है उसे बाहरी परिवेश से जोड़ें। एसएसटी में बच्चे को सोशली भी हम तैयार करें, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए बच्चे को पढ़ाना है। अब देखिएगा हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, ठीक है, वो तो होनी चाहिए। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की श्रव्य सामग्री, ये भी होनी चाहिए। ओवरऑल जो आपको एक होता है ना, मैंने ये भी बताया, आप सारे वीडियो पे जाकर विजिट करिएगा कि सीटेट में पेडागॉजी के लिए चारों में आपको चारों सही होते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो ऑप्शन जिसमें सारी बातें अन्य जो भी हैं वो समाहित हो। तो यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे सेकंड, कि आप जब बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता हो, वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। मीन्स बच्चे को उसकी मातृभाषा के हिसाब से, प्लस आपको जो लैंग्वेज सिखानी है, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन आप बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको सिखाएंगे। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 वन ऑफ द गोल्स फॉर ए सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम, यहाँ पे जहाँ पे भी आपके फॉरेन लैंग्वेज की बात आए, सेकेंड लैंग्वेज की बात आए, इंग्लिश पेडागॉजी में मैंने बताया है, तो आप वहाँ से इंग्लिश को समझिएगा कि सेकेंड लैंग्वेज की बात हमारे यहाँ इंडिया में इंग्लिश के प्रति करते हैं। इज द अटेनमेंट ऑफ सच एज इज एक्वायर्ड इन नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिएगा, एन एवरेज कॉम्पिटेंसी, ए रीजनल हाई ऑफ प्रोफिशिएंसी, अ बेसिक प्रोफिशिएंसी प्लस एक्सेप्टेबल कॉम्पिटेंस। अब यहाँ से आप देखिएगा जो ऑप्शन सी है, अब बेसिक प्रोफिशिएंसी, ये हमारा सही है कि जब हम बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमारा जोर ये नहीं है कि बच्चा अंग्रेज बन जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ की जो एक मेन भाषा है वो हिंदी है, प्लस अगर वो हिंदुस्तान में कहीं अन्य क्षेत्रों से है तो वो उड़ीसी बोल रहा होगा, मणिपुरी बोल रहा होगा, जो बिहार का होगा बिहारी बोल रहा होगा, प्लस हिंदी। फिर हमें इंग्लिश को बच्चे को एक बेसिक नॉलेज कि बच्चा उसे बोल सके थोड़ा बहुत, प्लस उसके आगे कोई इंग्लिश में बात कर रहा हो तो उसे समझ सके, इस पर हमें फोकस करना है। ये नहीं है कि बच्चा हमारा पूरा एकदम इंग्लिश में ही बिल्कुल अंग्रेज हो जाए, उसको इस तरीके करके फोर्स करना है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। इंग्लिश के बच्चे को हमें एक बेसिक नॉलेज, एक समझ देनी है कि हाँ वो अगर बाहरी कल्चर में जाए, कहीं मिले, तो उसे इंग्लिश भी समझ आनी चाहिए। अब देखिएगा, एनसीएफ 2005 पर 5 विधियों पर जोर देता है, तो ये फिर से देखिएगा, हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये। फिर अब जैसे हमने सारे सब्जेक्ट देखे, एनसीएफ का मेन उद्देश्य देखा, तो 5 चीज़ें क्या निकल कर आती हैं जिन पर एनसीएफ हमारा जोर दे रहा है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग,
टेस्ट निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ और मिश्रित विधि। मीन्स जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि बच्चे को आपको एक माहौल देना है कि बच्चा सामूहिक चर्चा भी कर सके, गतिविधियों में बच्चे को रखना है। प्लस मिश्रित विधि, आपको समावेशी कक्षा लेकर चलनी है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति, अब देखिएगा शिक्षक के प्रति भी दृष्टिकोण बताया गया है एनसीएफ में। क्या बच्चे के प्रति क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो एनसीएफ में शिक्षक को ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो शिक्षक क्या है, वो एक सुविधा दाता है, सुगम करता है, फैसिलिटेटर है, कि बच्चे को आपको बच्चा खुद करेगा, खुद सीखेगा, खुद गिरेगा, संभलेगा। मीन्स जो गलती करेगा उसे सुधारेगा। आपको बच्चे को बस एक सुविधा दाता के रूप में जो कार्य वो कर रहा है उसको एक गाइडलाइंस मीन्स गाइडेंस देनी है, उसको एक पुश करना है कि थोड़ा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा आप उसकी हेल्प कर दें तो वो और अच्छा कर सकता है। जैसे आज पेपर आपका है, एग्ज़ाम है, आप तैयार करेंगे, सब कुछ आप ही को करना है, लेकिन मेरे और आपके बीच में यहाँ पर रिलेशन क्या है कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एक मैं हेल्प कर रही हूँ कि जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ऐसे ही शिक्षक को बच्चे के साथ में रहना है। अब देखिएगा नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ से आपको ये देखना है कि हर एक बच्चा हमारे लिए पहली चीज़ यूनिक है। एज ए टीचर हमारे लिए हर एक बच्चे की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, अपनी अलग वैल्यू है। तो जैसे कि हम सभी एक बराबर नहीं होते, किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी की ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कोई बच्चा ओरली बोलने में उसकी वाक क्षमता अच्छी है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। तो प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेसिटी क्वालिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसे डील करना है। अब देखिएगा भाषा के प्रति दृष्टिकोण, बच्चों में भाषा समझने अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा है, नॉम चॉम्स्की ने कहा है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जाकर देखिएगा वीडियो से आप, कि नॉम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे में एक लैंग्वेज को लेकर इनेट कैपेसिटी होती है। इन्होंने एक यंत्र बताया था जिसे LAD बोलते हैं। हमारे माइंड में भाषा लेफ्ट तरफ होती है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। अब आगे चलते हैं हम सब्जेक्ट्स। तो देखिएगा हम पहले भी देख चुके हैं, ओवरऑल फिर से नज़र डालते हैं कि एनसीएफ में मेन मुख्य रूप से किन सब्जेक्ट्स पर जोर दिया गया है, किन की चर्चा की गई है। तो लैंग्वेज, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश ये सब भाषाएं आती हैं। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन। तो जिसमें से मैथ, साइंस ये सब हम देख चुके हैं। वर्क एंड एजुकेशन में देखिएगा कि वर्क बेस्ड एजुकेशन एम्स टू इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। अब यहाँ से आप देखिएगा कार्य आधारित शिक्षा का जो उद्देश्य है, देखिएगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण, ये आप पढ़िएगा। ओवरऑल जो वर्क एजुकेशन है वो बच्चे को हम एक पॉजिटिव वे, बच्चे को पॉजिटिविटी सिखाएंगे कि आप नकारात्मक चीज़ों की ओर ना जाकर कैसे खुद को सक्रिय माहौल में एक पॉजिटिव वे में रखेंगे, ये हमारी वर्क एजुकेशन बताती है। आर्ट एजुकेशन में बताया गया है कि बच्चे कैसे अपने आप को विभिन्न गतिविधियों में ढाल सकते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व निर्माण होगा, मानसिक स्वास्थ्य का संपूर्ण विकास होगा। भाई आर्ट एजुकेशन ध्यान रखिएगा। फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जाहिर सी बात है इसमें बच्चे का पूरा शारीरिक विकास होगा। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। बच्चों के बीच स्वास्थ्य, बीमारी, दुर्घटनाओं और शारीरिक फिटनेस की एक एकीकृत मीन्स इंटीग्रेटेड समझ को हमें विकसित करना है। ऐसा माहौल उसे प्रोवाइड करना है। स्कूल, घर और समुदाय में मनोसामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए कौशल बच्चे को प्रोवाइड करना है। इस तरह से आज हमने पूरा एनसीएफ समझा। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट एग्ज़ाम। और बिल्कुल भी 1-2 कमेंट मेरे पास आए, या फिर ऐसा होता है कि अगर हम फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्योंकि देखिए पेडागॉजी है, इसमें आपको सब सही लगता है, सब गलत लगता है। तो होता क्या है कि बेसिक आपको माइंड अपना डाइवर्ट मत करिए, कोई कन्फ्यूज़न ना करिए। सिंपल सी एक चीज़ है, एक टॉपिक उठाइए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी
अगर आपको सीटेट देना है तो मेन आप फोकस जो पहला सब्जेक्ट अपने हाथ में कंप्लीट करिए वो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बाल विकास को आप कंप्लीट करिए, उसकी पूरी समझ को विकसित करिए। फिर आप, मैंने एक मैराथन दी है पेडागोजी की, वो देखिए। फिर आपके जो मेन पॉइंट्स हैं NCF, RTE, जो आपके ये CCE मूल्यांकन है, ये 5 से 6 टॉपिक हैं, इन्हें मैं भी करवा रही हूँ। यहाँ से देखिए, आप जहाँ से भी देखना चाहते हैं इनको कवर करिए। इतना करने के बाद में, और इन टॉपिक को मिक्स मत करिए, एक एक समझिए। आप एक दिन में 4 से 5 टॉपिक कर ले जाएंगे, क्योंकि अब आपका पेपर ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 20-25 मिनट, 10-15 मिनट रोज में काम चलेगा और इससे पहले आपने तैयारी नहीं की है, तो देखिए समय तो आपको देना पड़ेगा। तो आप अगर 3 से 4 घंटे दे रहे हैं तो आप आराम से इतना कर सकते हैं। उस टॉपिक को पर्टिकुलर आप खत्म करिए, एक बार अपनी तरफ से नोट्स बनाकर उसका रिवाइज करिए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो पता तो चल जाएगा ना कि इस वाले टॉपिक में अभी मुझे ये कंफ्यूजन है, फिर उसको देखिए, फिर रिवाइज करिए। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलिए। किसी चीज़ का अपने मन में कोई डाउट, कंफ्यूजन मत लेकर चलिए, आराम से करिए, तो आपका ये पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब मिक्स कर लिया, तो सीटेट ऐसा एग्जाम है कि आप किसी एक ऑप्शन को पर्टिकुलर चूज नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।